नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कक्षा 10 ज्योग्राफी की यूनिट फर्स्ट संसाधन एवं विकास। इसमें मैंने एनसीईआरटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को शामिल किया है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आरओ की परीक्षा के लिए यूपीपीसीएस प्री, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी पेड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत किस प्रकार के संसाधन है? क्या ये जैव संसाधन है, अजैव संसाधन है, नवीकरणीय योग्य संसाधन है या संभाव्य संसाधन है? तो दोस्तों ये सभी हैं जैव संसाधन। कैसे हैं? जैव संसाधन। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन है। दोस्तों ये है संसाधन की डिफिनीशन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैव और अजैव। जैव संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है। इनमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए चट्टानें और धातुएं। दूसरा प्रश्न है, संसाधनों के वर्गीकरण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा या से युग्म सुमेलित है? समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य, तो ये सही है। स्वामित्व के आधार पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ये भी सही है। विकास के स्तर के आधार पर संभावी संसाधन और संचित संसाधन, ये भी सही है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी सही है। संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है: उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन, समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, विकास के स्तर के आधार पर संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। क्वेश्चन नंबर 3 है, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किन समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास किया जाता है? क्या इसमें पर्यावरणीय समस्याएं हैं, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याएं हैं, वन्य जीवों की तस्करी की समस्या? तो दोस्तों इसमें है पर्यावरणीय समस्या और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या। इसका 1 और 2 सही है। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। इस सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षरित किए। नंबर 4 है, एजेंडा 21 घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किस सम्मेलन से है? क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पृथ्वी शिखर वार्ता, रियो डी जेनेरो, जेनेवा प्रोटोकॉल। तो दोस्तों इसका संबंध है पृथ्वी शिखर वार्ता, रियो डी जेनेरो, ब्राजील। पृथ्वी शिखर वार्ता रियो डी जेनेरो भूमंडलीय वन सिद्धांतों फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर सहमत जताई गई। 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई है। एजेंडा 21 एक घोषणा है जिसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। एक कार्यसूची है
जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रंटसलैंड आयोग रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध है सतत पोषणीय विकास से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1966 में क्लब ऑफ रोम ने की। तत्पश्चात 1974 में सुमेरकर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की। 1987 में ब्रंटसलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन सी मानवीय क्रियाएं भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं, भूमि को खराब करती हैं? खनन उत्तरदायी है, वनोन्मूलन उत्तरदायी है, अत्यधिक सिंचाई उत्तरदायी है, अति पशुचरण भी उत्तरदायी है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सही सभी। मानवीय क्रियाएं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन एवं अत्यधिक सिंचाई ने भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। खनन के उपरांत खादानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबों के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण वनोन्मूलन भी होता है, जो भूमि निम्नीकरण का एक प्रमुख कारण है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। वहीं अत्यधिक सिंचाई से उत्पन्न जलाक्रांता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक धूल की परत भूमि पर जम जाती है, जो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। इसके प्रमुख कारण है उच्चावच, हाँ उच्चावच एक कारण है, जलवायु भी कारण है, वनस्पति और भू आकृतियां, ये सभी एक कारण है। इसका ऑप्शन डी सही है, 1, 2, 3 और 4। मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है, जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, जनक सेल अथवा संस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति, अन्य जैव पदार्थ तथा समय मुख्य कारक हैं। प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। मृदा जैव, ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मृदा में जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच, भू आकृतियां, जलवायु और वनस्पतियां पाई जाती हैं। इस कारण से इस उपमहाद्वीप में अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यह सत्य है? जलोढ़ मृदा से निर्मित भारत का उत्तरी मैदान केवल गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना है। जहां केवल शब्द लगा हो, समझ लीजिए वो कथन गलत हो जाता है।
पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा जलोढ़ मृदा से बने हैं। ये बिल्कुल सत्य है। इसका मतलब इसका ऑप्शन बी सही है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। ये मृदाएं हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना है। अतः कथन ये गलत है, क्योंकि यहाँ केवल शब्द का प्रयोग हुआ है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जलोढ़ मृदा से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं। इसके ऑप्शन, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है, सही। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है, सही है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं, ये भी सही है। इसका ऑप्शन डी सही है, 1, 2 और 3। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार की होती हैं, पुराना जलोढ़ बांगर, नया जलोढ़ खादर। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं, क्योंकि अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं, जो इनको गेहूं, चने, चावल और अन्य फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे दिया गया विवरण किस मृदा से संबंधित है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन के पठार बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं और लावा जनक सेलों से बनी है। क्या ये जलोढ़ मृदा है? नहीं, ये उत्तर में पाई जाती है। ये होती है काली मृदा या काली मिट्टी। उपरोक्त विवरण काली मृदा से संबंधित है। काली मृदाओं का रंग काला होता है। इन्हें रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और इसलिए इस मृदा को काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और लावाजनक सेलों में काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन के पठार बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं, जो लावाजनक सेलों से बनी हैं। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती हैं और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी तथा कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।